खट्टा मीठा प्यार। तो कहानी शुरू होती है। सियोल के सबसे चर्चित कुकिंग शो स्वाद की जंग का मंच पूरी तरह सजा हुआ था। शो का उद्देश्य था नए और पुराने खानपान की दुनिया को मिलाकर अनोखे व्यंजन पेश करना। हर साल यह शो शहर के बेहतरीन शेफ को एक मंच पर लाकर न सिर्फ उनकी कला का प्रदर्शन करता था, बल्कि दर्शकों को भी प्रेरित करता था। इस साल शो का आकर्षण था दो सबसे प्रतिभाशाली शेफ, हाइरी और झुनसू। दोनों अपने अपने क्षेत्रों में प्रसिद्ध थे। हाइरी को उनकी क्रिएटिव और फ्यूजन कुकिंग के लिए जाना जाता था। वह पारंपरिक कोरियाई व्यंजनों को आधुनिक रंग देकर पेश करती थीं। दूसरी ओर जुनसू एक क्लासिक शेफ थे, जो पारंपरिक स्वाद को गहराई से बनाए रखते हुए अपनी सादगी और शुद्धता से लोगों का दिल जीतते थे। पहला एपिसोड एक हलचल भरी सुबह के साथ शुरू हुआ। दोनों शेफ पहली बार मंच पर मिले। हाइरी ने झुनसू को हल्की मुस्कान के साथ देखा, लेकिन उनकी आंखों में अपने हुनर का आत्मविश्वास झलक रहा था। दूसरी ओर झुनसू ने विनम्रता से सिर झुकाया, लेकिन उनके मन में यह स्पष्ट था कि वह किसी भी तरह से पीछे हटने वाले नहीं हैं। शो के पहले चैलेंज का विषय था पारंपरिक बनाम आधुनिक। दोनों को एक ही मुख्य सामग्री, कोरियाई लाल मिर्च का इस्तेमाल करके एक डिश बनानी थी। हाइरी ने तुरंत अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। उनकी डिश थी स्पाइसी टोफू टैकोस, जिसमें कोरियाई मसालों और पश्चिमी स्वाद का मेल था। उन्होंने तेज गति से सामग्री इकट्ठी की और अपनी टीम को निर्देश दिए। उनकी रचनात्मकता हर कदम पर झलक रही थी। दर्शक उनके आत्मविश्वास और शैली से प्रभावित हो रहे थे। दूसरी ओर झुनसू ने कोरियाई लाल मिर्च स्टू पर काम करना शुरू किया। यह डिश पारंपरिक थी, लेकिन उन्होंने इसे अपने अनुभव और छोटे छोटे बदलावों से खास बना दिया। वह शांत और केंद्रित थे। उनके काम करने का तरीका धीमा लेकिन सटीक था। उनकी रेसिपी में उनकी गहरी समझ और वर्षों का अनुभव झलकता था। जैसे ही समय खत्म होने लगा, दोनों शेफ के बीच हल्की तकरार शुरू हो गई। हाइरी ने मजाकिया लहजे में कहा, क्या पुराने तरीकों से नई पीढ़ी को प्रभावित किया जा सकता है? झुनसू ने जवाब दिया, कभी कभी पारंपरिक स्वाद दिल को छू जाता है, जो आधुनिक बदलावों में खो जाता है। जजों ने जब दोनों डिश चखी तो उनके चेहरों पर एक गहरी सोच दिखाई दी। हाइरी की डिश रंगीन, आकर्षक और फ्लेवर से भरपूर थी, जबकि जुनसू की डिश सरल लेकिन दिल को सुकून देने वाली थी। पहले दिन का परिणाम आने में अभी समय था, लेकिन इतना जरूर था कि दोनों शेफ के बीच की यह प्रतिद्वंद्विता शो को और दिलचस्प बना रही थी। दर्शक इस नए स्वाद के टकराव का मजा लेने के लिए उत्साहित थे। इस तरह स्वाद की जंग की शुरुआत हुई, जहां हर व्यंजन में कला, जुनून और दोनों शेफ का अपना अपना व्यक्तित्व झलक रहा था। शो स्वाद की जंग का पहला दौर अपने चरम पर था। पूरे सेट पर हलचल मची हुई थी। प्रतियोगिता का विषय था पारंपरिक स्वाद में आधुनिक ट्विस्ट। हर तरफ कैमरे, जज और दर्शकों की निगाहें शेफ हाइरी और झुनसू पर टिकी थीं। हाइरी अपनी परफेक्शनिस्ट प्रवृत्ति के लिए मशहूर थीं। उनके लिए हर सामग्री का सही अनुपात, हर टेक्निक की बारीकी और हर प्लेटिंग का सौंदर्य बेहद मायने रखता था। इस बार उन्होंने एक अनोखी रेसिपी सोची थी, कोरियन बारबेक्यू विद क्रीम चीज सॉस। वह हर छोटी चीज पर ध्यान दे रही थी, लेकिन इस कारण उनकी टीम पर दबाव बढ़ रहा था। उनके सहायक हल्की सी भी गलती करते तो हाइरी तुरंत टोका-टाकी शुरू कर देती। दूसरी ओर झुनसू के आत्मविश्वास का जवाब नहीं था। वह अपने अनुभव के बल पर किसी भी चुनौती को हल कर सकते थे। उन्होंने इस राउंड के लिए पारंपरिक बिबिम्बप को चुना था, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ छोटे छोटे बदलाव किए थे, जैसे स्थानीय जड़ी बूटियों का इस्तेमाल। उनके काम करने का तरीका सहज और शांत था, लेकिन उनकी धीमी गति देखकर उनके सहायक थोड़ा परेशान लग रहे थे। जब समय कम होने लगा तो किचन का माहौल तनावपूर्ण हो गया। हाइरी की टीम पर दबाव इतना बढ़ गया कि एक सहायक ने सॉस जल जाने की बात बताई। यह सुनते ही हाइरी ने झल्लाते हुए कहा, तुम लोगों की वजह से मेरी परफेक्शन खराब हो रही है। दूसरी तरफ झुनसू की टीम में भी मुश्किलें थीं। उनके सहायक ने गलती से मिर्च की मात्रा बढ़ा दी, लेकिन झुनसू ने शांत रहकर स्थिति संभालने की कोशिश की। इस तनाव के बीच
दोनों शेफ एक दूसरे पर हल्के तंज कसने से भी पीछे नहीं हटे। हायरी ने मजाकिया अंदाज में कहा, इतने धीमे काम से आप शो खत्म होने तक एक डिश भी नहीं बना पाएंगे। झुनसू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धीमा और स्टेडी काम ही असली जीत दिलाता है। जजों के सामने जब डिश प्रस्तुत की गई तो माहौल और गंभीर हो गया। हायरी की डिश बेहद आकर्षक और पेशेवर दिख रही थी, लेकिन टेस्ट में सॉस हल्का जलने का स्वाद आ रहा था। जजों ने टिप्पणी की, आपका काम शानदार है, लेकिन कभी-कभी परफेक्शन पर इतना जोर देना सही नहीं होता, इससे टीम वर्क प्रभावित होता है। झुनसू की डिश स्वाद में दमदार थी, लेकिन प्लेटिंग थोड़ी साधारण थी। जजों ने कहा, आपके फ्लेवर बेहतरीन हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन में थोड़ा और प्रयास की जरूरत है। दोनों को अपनी अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ा। हायरी को महसूस हुआ कि उनकी परफेक्शनिस्ट आदतें उनकी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थीं। वहीं झुनसू ने समझा कि आत्मविश्वास के साथ काम की गति बनाए रखना भी जरूरी है। पहला राउंड खत्म हुआ, लेकिन तनाव अब भी बाकी था। दोनों के मतभेद और जजों की आलोचना ने इस मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया था। अब हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि अगले राउंड में ये दोनों शेफ अपनी गलतियों से क्या सीखेंगे और कैसे अपने हुनर को निखारेंगे। शो स्वाद की जंग का दूसरा राउंड शुरू हो चुका था। इस बार चुनौती थी टीम वर्क के जरिए एक परफेक्ट डिश बनाना। जजों ने जानबूझकर हायरी और झुनसू को एक टीम में रखा। दर्शकों में हलचल मच गई। सभी जानते थे कि दोनों की प्रतिद्वंद्विता कितनी गहरी है। घोषणा सुनते ही हायरी और झुनसू ने एक दूसरे की ओर देखा। हायरी के चेहरे पर हल्की झिझक थी, जबकि झुनसू ने एक छोटी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। लेकिन दोनों के मन में सवाल था, क्या वे साथ मिलकर काम कर पाएंगे? टीम को 3 घंटे में एक डिश तैयार करनी थी, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक कुकिंग का सही संतुलन हो। शुरुआत में उनके विचारों में टकराव साफ नजर आ रहा था। हायरी ने कहा, हम एक फ्यूजन डिश बनाएंगे जिसमें स्वाद और प्रेजेंटेशन दोनों बेमिसाल हों। झुनसू ने जवाब दिया, हमें सादगी और गहराई पर ध्यान देना चाहिए। ज्यादा प्रयोग करना जोखिम भरा हो सकता है। बहस के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे कोरियन ग्रिल्ड चिकन विद ट्रेडिशनल सूप बनाएंगे। हायरी ने ग्रिल्ड चिकन के लिए मैरिनेड तैयार करने की जिम्मेदारी ली, जबकि झुनसू ने सूप को तैयार करना शुरू किया। काम करते हुए दोनों की असहमति बार बार सामने आई। हायरी ने देखा कि झुनसू सूप में मसाले कम डाल रहे हैं। उन्होंने तुरंत टोका, अगर मसाले नहीं होंगे तो फ्लेवर कमजोर लगेगा। झुनसू ने शांत लहजे में कहा, हर डिश को मसालों से नहीं, संतुलन से पहचान मिलती है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों को एहसास हुआ कि उनकी आपसी आलोचना नहीं, बल्कि क्षमताओं का मेल डिश को बेहतर बना सकता है। हायरी ने देखा कि झुनसू का सूप बनाने का तरीका बेहद सटीक और संतुलित था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपका सूप वाकई दिलचस्प लग रहा है, इसमें एक सुकून देने वाली गहराई है। झुनसू ने भी हायरी के काम की सराहना की। उन्होंने कहा, तुम्हारा मैरिनेड कमाल का है, चिकन का रंग और खुशबू दोनों बेहतरीन हैं। मुझे लगता है कि मैं इससे सीख सकता हूं। जब डिश तैयार हो गई तो प्लेटिंग की बारी आई। हायरी की रचनात्मकता ने इस बार कमाल कर दिखाया। उन्होंने झुनसू के सुझावों के साथ प्रेजेंटेशन को सरल और सुंदर रखा। डिश देखने में आकर्षक और स्वाद में अनोखी लग रही थी। जजों ने जब डिश चखी तो उनकी प्रतिक्रियाएं शानदार थीं। एक जज ने कहा, यह टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण है। डिश में पारंपरिक स्वाद और आधुनिक तकनीक का सही संतुलन है। दूसरे जज ने तारीफ करते हुए कहा, आप दोनों ने एक दूसरे की क्षमताओं को समझा और उनका सही इस्तेमाल किया। यही असली कुकिंग का मतलब है। पहली बार हायरी और झुनसू ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराया। इस चुनौती ने उनकी प्रतिद्वंद्विता को एक साझेदारी में बदलने की शुरुआत कर दी थी। दर्शकों ने इस बदलाव को महसूस किया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ये दो प्रतिभाशाली शेफ आगे कैसे एक साथ अपनी कला को नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। शो के पहले 2 राउंड खत्म हो चुके थे, लेकिन स्वाद की जंग की तीव्रता के बीच हायरी और झुनसू पहली बार किचन के बाहर मिले। यह मुठभेड़ बिल्कुल अप्रत्याशित थी।
सियोल की तंग गलियों में स्थित एक लोकल बाजार में हलचल मची हुई थी। ताजे फलों और सब्जियों से भरी दुकानों की रंगीन कतारें, मसालों की खुशबू और दुकानदारों की आवाजें माहौल को जीवंत बना रही थीं। हायरी यहां अपनी रेसिपी के लिए कुछ खास सामग्री लेने आई थी। बाजार में घूमते घूमते उनकी नजर अचानक एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। झुनसू, हायरी ने थोड़ा हैरानी और मुस्कान के साथ कहा। झुनसू, जो एक बूढ़े दुकानदार से कुछ जड़ी बूटियां खरीद रहे थे, ने पलट कर देखा और मुस्कुराए। हायरी, तुम यहां? हां, मुझे यहां के ताजे मसाले पसंद हैं। लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें केवल पारंपरिक बाजारों में दिलचस्पी होगी। हायरी ने चुटकी ली। ताजगी और सादगी हर जगह मिल सकती है, बस देखने का तरीका होना चाहिए, झुनसू ने जवाब दिया। दोनों ने सोचा नहीं था कि वे बाजार में इस तरह मिलेंगे। हायरी ने सोचा कि यह बातचीत का एक अच्छा मौका हो सकता है, जहां वे शो की प्रतिस्पर्धा से दूर अपने बारे में बात कर सकें। चलते चलते वे एक छोटे से स्टॉल पर रुके और लोकल स्ट्रीट फूड का आनंद लिया। वहां पर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। तुमने खाना बनाना कब शुरू किया? हायरी ने पूछा। झुनसू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे बचपन में मेरी दादी ने मुझे सिखाया। हम गांव में रहते थे, जहां हर चीज ताजा और प्राकृतिक होती थी। मैं उनके साथ खाना बनाने में मदद करता था। वो कहती थीं कि खाना बनाना सिर्फ स्वाद नहीं, एक भावना है। हायरी उनकी सादगी और मासूमियत से प्रभावित हुई। तुम्हारी दादी ने तुम्हें जो सिखाया वो तुम्हारे हर डिश में झलकता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम एक शेफ बनोगे? सच कहूं, नहीं। मुझे लगा था कि मैं एक किसान बनूंगा, लेकिन दादी ने कहा कि मेरा प्यार खाने से है, तो मैंने इसे ही अपना रास्ता बना लिया। और तुम्हारा? तुमने शेफ बनने के बारे में कब सोचा? हायरी ने थोड़ी गंभीरता से जवाब दिया, मुझे हमेशा से नया कुछ बनाने की चाहत थी। मैं बचपन में अक्सर अलग अलग चीजों को मिलाकर डिशेस बनाती थी। मेरे माता पिता ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने कड़ी मेहनत की, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी पहचान मेरे काम से बने। झुनसू ने हायरी की आंखों में चमक दिखी। तुम्हारा जुनून वाकई प्रेरणादायक है और तुम्हारी मासूमियत मुझे प्रभावित करती है, हायरी ने कहा। उनकी यह पहली नॉर्मल मुलाकात थी, जहां न तो जज थे न ही प्रतिस्पर्धा। वे दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व को समझने लगे थे। हायरी को झुनसू की सादगी और उनके जीवन के प्रति उनका नजरिया अच्छा लगा। वहीं झुनसू को हायरी का जुनून और उनके सपनों को पाने की जिद ने प्रभावित किया। इस बाजार की गलियों में उनकी प्रतिद्वंद्विता के बीच एक नई शुरुआत का बीज बोया गया। यह सिर्फ किचन तक सीमित नहीं था, यह साझेदारी अब उनके जीवन को भी छूने लगी थी। शो स्वाद की जंग का तीसरा राउंड अब तक के सबसे रोचक मोड़ पर था। इस बार चुनौती थी मिठाई बनाना। हायरी और झुनसू को एक बार फिर साथ मिलकर काम करना था। इस बार उनकी डिश थी कोरियन ट्रेडिशनल राइस केक विद मॉडर्न स्वीट ट्विस्ट। काम शुरू होते ही माहौल में हल्का तनाव महसूस हुआ। हायरी ने तुरंत अपना काम संभाला। वह इस डिश के लिए अपनी विशेष स्ट्रॉबेरी सॉस तैयार कर रही थीं। दूसरी ओर झुनसू पारंपरिक चावल के आटे को तैयार कर रहे थे। जैसे जैसे काम बढ़ा, दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करना शुरू किया। तुम्हारे हाथों से चावल के आटे की खुशबू अलग ही लगती है, हायरी ने मजाकिया अंदाज में कहा। तो तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारे सॉस से मुकाबला करने लायक नहीं है? झुनसू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनकी यह हल्की फुल्की बातचीत माहौल को खुशनुमा बना रही थी। पहली बार वे एक दूसरे पर तंज कसने के बजाय एक टीम की तरह काम कर रहे थे। जब हायरी अपनी सॉस बना रही थीं, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ कमी है। सॉस का स्वाद उतना अनोखा नहीं लग रहा था जितना उन्होंने सोचा था। उनकी झुंझलाहट उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। कुछ गड़बड़ है? झुनसू ने पूछा। हाँ, मेरा सॉस ठीक से जम नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। झुनसू ने सॉस को चखा और कुछ देर सोचा। फिर उन्होंने कहा, तुम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालो। यह स्वाद को संतुलित करेगा और सॉस को गाढ़ा होने में मदद करेगा। हायरी ने पहले थोड़ा शक किया, लेकिन फिर झुनसू की सलाह मानी। उन्होंने नींबू का रस डाला और सॉस का स्वाद वाकई बेहतरीन हो गया।
तुम्हारी मदद के बिना मैं शायद इसे सही नहीं कर पाती। शुक्रिया, हायरी ने ईमानदारी से कहा। देखा, पुराने तरीकों का भी अपना जादू होता है, झुनसू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस छोटे से पल ने उनके रिश्ते में कुछ बदल दिया। उनके बीच जो हमेशा प्रतिस्पर्धा और खिंचाव था, उसमें अब एक नरमी आ गई थी। जब वे डिश को प्लेटिंग कर रहे थे तो हायरी ने चुटकी ली। तुम्हारे हाथों की मेहनत तो दिख रही है, लेकिन मेरे सॉस के बिना यह पूरा नहीं होता, और तुम्हारे सॉस का जादू मेरे राइस केक के बिना अधूरा रहता, झुनसू ने तुरंत जवाब दिया। दोनों पहली बार साथ हंसे। यह हंसी न सिर्फ उनके चेहरे पर बल्कि उनके दिलों में भी गूंज रही थी। जब जजों ने उनकी डिश का स्वाद चखा तो उन्होंने कहा, यह मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक टीम की मेहनत और संतुलन दिखा रही है। यह डिश दर्शाती है कि आप दोनों की क्षमताएं कितनी गहराई से जुड़ सकती हैं। जजों की तारीफ सुनकर हायरी और झुनसू ने एक दूसरे की ओर देखा। उस नजर में कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं थी, बल्कि एक अनजाना रिश्ता झलक रहा था। यह मीठी शुरुआत न सिर्फ उनकी डिश के लिए थी, बल्कि उनके आपसी संबंधों के लिए भी। अब वे सिर्फ प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, बल्कि एक टीम जो एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझने लगी थी। स्वाद की जंग अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी। अगले राउंड में विजेता का फैसला होना था, लेकिन इस बार माहौल में सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि कुछ और भी महसूस हो रहा था। हायरी और झुनसू के बीच की दूरी अब धीरे धीरे कम हो रही थी। शो के एक दिन पहले हायरी और झुनसू किचन से बाहर एक शांत जगह पर बैठे थे। दोनों थके हुए थे, लेकिन संतुष्ट भी। क्या तुम कभी डरते हो? हायरी ने अचानक पूछा। झुनसू ने थोड़ा हैरानी से उसकी ओर देखा। डर? किस बात का? हायरी ने गहरी सांस ली। मैं हमेशा परफेक्ट दिखना चाहती हूं। बचपन से ही मुझसे उम्मीदें की गईं कि मैं हमेशा सबसे अच्छी रहूं, लेकिन हर बार जब मैं परफॉर्म करती हूं, मुझे डर लगता है कि अगर मैं असफल हो गई तो क्या होगा। यह पहली बार था जब हायरी ने अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर की थी। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द साफ झलक रहा था। झुनसू कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है, मैं भी डरता हूं। मैं डरता हूं कि कहीं लोग यह न सोचें कि मैं सिर्फ पारंपरिक खाना बनाने वाला साधारण शेफ हूं। मैं हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहा हूं, लेकिन कभी कभी सोचता हूं कि क्या मेरी यह सादगी मुझे पीछे छोड़ देगी। हायरी ने पहली बार महसूस किया कि झुनसू की मासूमियत के पीछे भी अपने डर छुपे हुए हैं। वह अब उसे सिर्फ एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं देख रही थी, बल्कि एक इंसान के रूप में समझ रही थी। तुम जानते हो झुनसू, हायरी ने कहा, तुम्हारी यही सादगी मुझे प्रेरित करती है। तुम अपने काम में दिल लगाते हो और यह हर डिश में झलकता है। झुनसू मुस्कुराया। और तुम्हारा जुनून मुझे प्रेरणा देता है। तुम कभी हार नहीं मानती और यह काबिल तारीफ है। उस पल उनके बीच एक अलग तरह का रिश्ता महसूस हुआ। यह सिर्फ प्रतिस्पर्धा या दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक अनकहा जुड़ाव था। मुझे लगता है, झुनसू ने कहा, हम दोनों के डर हमें और बेहतर बना सकते हैं अगर हम उन्हें अपनी कमजोरी के बजाय अपनी ताकत बना लें। हायरी ने सहमति में सिर हिलाया। शायद तुम सही कह रहे हो। उस रात वे दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ पूरी तरह ईमानदार थे। उनकी बातचीत ने उनके नजरिए को बदल दिया। अब वे एक दूसरे को न केवल प्रतिद्वंद्वी के रूप में देख रहे थे, बल्कि ऐसे साथी के रूप में जो उनके सफर को समझ सकता था। अगले दिन जब वे शो के सेट पर पहुंचे तो दोनों के चेहरों पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। यह आत्मविश्वास न सिर्फ उनकी प्रतिभा का था, बल्कि उस विश्वास का भी जो अब वे एक दूसरे पर करने लगे थे। शो के आखिरी राउंड से पहले की यह बातचीत उनके रिश्ते में गर्माहट का बीज बो चुकी थी। अब यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि उनके लिए खुद को और एक दूसरे को समझने का एक मौका था। स्वाद की जंग का अंतिम दिन था। स्टूडियो में हलचल थी और दर्शकों की निगाहें मंच पर टिकी थीं। फाइनल राउंड की चुनौती थी अपनी कहानी कहती एक अनोखी डिश। हायरी और झुनसू के लिए यह मुकाबला उनके सफर का सबसे बड़ा इम्तिहान था। दोनों ने डिश तैयार करनी शुरू की। हायरी ने आधुनिक तकनीकों का सहारा लेते हुए अपनी तरफ से एक परफेक्ट सॉस बनाने की योजना बनाई, जबकि झुनसू अपने पारंपरिक तरीकों से
चावल और ताजी सब्जियों का उपयोग कर रहे थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों का तालमेल सही लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तनाव बढ़ने लगा। हायरी ने झुनसू से कहा, तुम इस चावल को थोड़ा और गाढ़ा क्यों नहीं कर रहे? यह हमारी डिश का बेस है और यह सही नहीं लग रहा। झुनसू ने शांत स्वर में जवाब दिया, चावल को ज्यादा गाढ़ा करने से इसका असली स्वाद खत्म हो जाएगा। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। हायरी ने चिढ़कर कहा, तुम हमेशा अपनी बात पर अड़े रहते हो, कभी कभी तुम्हें दूसरों की सलाह भी सुननी चाहिए। झुनसू को यह बात चुभ गई। और तुम हर बार परफेक्शन के नाम पर चीजों को जटिल बना देती हो। हर डिश में आत्मा होनी चाहिए, न कि सिर्फ दिखावा। उनकी यह बहस उनकी साझेदारी पर भारी पड़ने लगी। दोनों के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। हायरी को लगा कि झुनसू उसकी परवाह नहीं करता और उसकी मेहनत को नहीं समझता। वहीं झुनसू को यह लगने लगा कि हायरी उसे अपने बराबर नहीं समझती। उनके बीच की यह गलतफहमी उनकी साझेदारी को तोड़ने के कगार पर ले आई। डिश तैयार करने का समय खत्म हो रहा था और दोनों ने खामोशी में काम खत्म किया। हालांकि डिश पूरी हो गई थी, लेकिन उनके बीच की खटास ने माहौल को भारी बना दिया था। जब उनकी डिश जजों के सामने पहुंची तो हायरी और झुनसू ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में कुछ अधूरा सा था। जजों ने डिश का स्वाद चखा। यह डिश अनोखी है, यह पारंपरिक और आधुनिकता का अद्भुत मेल है। जजों की तारीफ सुनते ही हायरी और झुनसू के बीच की चुप्पी टूटने लगी। हायरी ने झिझकते हुए कहा, शायद मैं तुम्हें समझने में गलती कर रही थी। तुमने हमेशा अपनी सादगी से हर डिश में जादू भरा है। झुनसू ने जवाब दिया, नहीं, गलती मेरी थी। मैं तुम्हारे जुनून और परफेक्शन को गलत समझ रहा था। तुम्हारी मेहनत ही हमारी डिश को खास बनाती है। यह पहली बार था जब दोनों ने खुलकर एक दूसरे की तारीफ की। उनके बीच की गलतफहमियां खत्म होने लगीं और उन्होंने महसूस किया कि उनकी ताकत उनके मतभेदों में ही छिपी है। जजों ने उनकी डिश को विजेता घोषित किया। दर्शकों की तालियों के बीच हायरी और झुनसू ने एक दूसरे की ओर देखा। यह सिर्फ जीत की खुशी नहीं थी, बल्कि इस बात का एहसास भी था कि उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ बड़ा हासिल किया। उनकी इस साझेदारी ने न केवल उन्हें फाइनल राउंड का विजेता बनाया, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई दिशा दी। अब यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, यह उनकी जज्बातों की कहानी बन चुकी थी। फाइनल मुकाबले के बाद स्टूडियो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हायरी और झुनसू को विजेता घोषित किया गया। जजों ने उनकी डिश को न केवल स्वाद बल्कि भावना और तालमेल का प्रतीक बताया। मंच पर खड़े दोनों ने विजेता की ट्रॉफी तो थाम ली थी, लेकिन असली एहसास कुछ और था। जब तालियों का शोर थोड़ा थमा, हायरी ने दर्शकों की ओर देखा और माइक संभाला। इस यात्रा ने मुझे सिर्फ एक बेहतरीन शेफ नहीं बनाया, बल्कि मुझे सिखाया कि सही साझेदारी क्या होती है। झुनसू ने मुझे दिखाया कि सादगी में भी खूबसूरती होती है। झुनसू ने भी मुस्कुराते हुए कहा, और हायरी ने मुझे यह सिखाया कि परफेक्शन के लिए जुनून होना कितना जरूरी है। अगर मैं अपनी कहानी बताने के लिए किसी के साथ काम करना चाहता हूं, तो वह सिर्फ हायरी ही हो सकती है। जजों ने उनकी तारीफ की। यह प्रतियोगिता सिर्फ खाना बनाने की नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग व्यक्तित्वों के बीच सामंजस्य की थी। आपने यह साबित किया है कि सच्चा सम्मान और साझेदारी सबसे बड़ी जीत है। शो खत्म होने के बाद दोनों मंच के पीछे खड़े थे। स्टूडियो की हलचल थम चुकी थी, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी शांति थी। तो अब क्या? हायरी ने मुस्कुराते हुए पूछा। झुनसू ने कुछ सोचते हुए कहा, अब हम दोनों मिलकर अपनी खुद की कहानी लिखेंगे, लेकिन इस बार यह सिर्फ डिश की नहीं होगी, बल्कि हमारी होगी। हायरी ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे झुनसू की आंखों में सिर्फ मासूमियत ही नहीं, बल्कि एक सच्चाई और भरोसा भी दिखा। उन्होंने तय किया कि वे अपने अनुभवों और हुनर को साझा करेंगे और एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलेंगे जो पारंपरिक और आधुनिकता का अनोखा संगम होगा। कुछ हफ्तों बाद हायरी और झुनसू एक छोटे से किचन स्टूडियो में खड़े थे। यह उनका पहला कदम था, एक ऐसा स्पेस जहां वे अपने सपनों को आकार देने वाले थे। यह जगह छोटी है, लेकिन हमारी शुरुआत के लिए परफेक्ट है,
झुनसू ने कहा। हाँ, और यहाँ हर डिश हमारी साझेदारी की कहानी सुनाएगी, हायरी ने उत्साह से जोड़ा। उन्होंने साथ मिलकर पहला मेनू तैयार किया। हर डिश के पीछे एक कहानी थी। एक डिश जो शो के पहले राउंड की याद दिलाती थी, दूसरी वह जो उनकी पहली साझेदारी का प्रतीक थी। उनके रेस्टोरेंट का उद्घाटन दिन आया। कई लोग यह देखने आए थे कि शो के विजेता ने क्या बनाया है। हर मेहमान ने न केवल उनके खाने की बल्कि उनके तालमेल की भी तारीफ की। जब आखिरी मेहमान चला गया तो दोनों ने थके हुए लेकिन खुश चेहरे के साथ एक दूसरे की ओर देखा। यह शुरुआत है, हायरी ने कहा। हाँ, और यह सफर लंबा और खूबसूरत होगा, झुनसू ने जवाब दिया। उस रात उनके रिश्ते ने एक नई पहचान पाई। यह सिर्फ प्रतियोगिता की साझेदारी नहीं थी, यह एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार की जीत थी। अब उनका सफर सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं था। उन्होंने साथ मिलकर न केवल एक नई दुनिया बनाई थी, बल्कि अपने डर, गलतफहमियों और प्रतिद्वंद्विता को पीछे छोड़ते हुए एक दूसरे के साथ सच्चा रिश्ता भी पाया था। स्वाद की जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन हायरी और झुनसू के सफर की यह तो बस शुरुआत थी। शो के बाद दोनों ने महसूस किया कि उनकी कहानी केवल एक प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रह सकती। वे अपने अनुभव, हुनर और भावनाओं को मिलाकर कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो उनकी साझेदारी का असली मतलब दर्शाए। दोनों ने तय किया कि वे एक रेस्तरां खोलेंगे, ऐसा रेस्तरां जो न केवल स्वादिष्ट खाना परोसे बल्कि हर डिश के साथ एक कहानी सुनाए। यह रेस्तरां उनके लिए सिर्फ एक व्यवसाय नहीं बल्कि उनकी साझा यात्रा का प्रतीक होगा। झुनसू ने कहा, मेरा सपना था कि लोग मेरी जड़ों से जुड़े पारंपरिक खाने को सराहें, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे यह समझ आया कि अगर उसमें थोड़ा आधुनिक ट्विस्ट जोड़ दूं तो यह और खास बन सकता है। हायरी मुस्कुराई। और मुझे तुम्हारी सादगी ने सिखाया कि हर डिश में सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि एक आत्मा होनी चाहिए। चलो इसे सच करते हैं। उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए एक छोटी सी जगह चुनी, सियोल के एक व्यस्त लेकिन खूबसूरत कोने में। रेस्तरां का नाम रखा गया मिलन, जो उनके साझा सफर और तालमेल को दर्शाता था। रेस्तरां की सजावट में उन्होंने अपने व्यक्तित्व को झलका दिया। दीवारों पर पारंपरिक और आधुनिक चित्रों का मेल था। मेनू में हर डिश का एक नाम और उसके पीछे की कहानी लिखी गई थी। पहला दिन खास था। हायरी और झुनसू ने खुद रसोई में काम किया। मेहमानों ने उनकी मेहनत और डिशों की तारीफ की। कुछ डिश शो की याद दिलाती थीं तो कुछ उनकी नई शुरुआत की। रेस्तरां के हर दिन ने उनकी दोस्ती और साझेदारी को मजबूत किया। वे एक दूसरे के साथ काम करते, नई रेसिपी बनाते और हर चुनौती को मिलकर हल करते। एक दिन जब रेस्तरां बंद हो रहा था, हायरी ने कहा, तुम्हें पता है झुनसू, अगर हम शो में न मिले होते तो शायद यह सब कभी नहीं होता। झुनसू ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद, लेकिन मुझे लगता है हमारी मुलाकात तय थी। हमारा मिलना सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि एक मौका था जिसे हमने सही दिशा दी। कुछ महीनों में मिलन सियोल का सबसे खास रेस्तरां बन गया। लोग न केवल वहां के खाने के लिए आते थे बल्कि हायरी और झुनसू की कहानी सुनने के लिए भी। उनका रेस्तरां एक ऐसा स्थान बन गया जहां स्वाद और प्यार का अनोखा मेल दिखता था। एक दिन एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आपके इस सफर की सबसे बड़ी सीख क्या है? झुनसू ने कहा, सबसे बड़ी सीख यह है कि सही साझेदारी में ताकत होती है। जब दो लोग अपनी खूबियों और कमजोरियों को समझकर साथ काम करते हैं तो वे कुछ अनोखा बना सकते हैं। हायरी ने जोड़ा, और प्यार और दोस्ती का मेल हर मुश्किल को आसान बना देता है। मिलन ने न केवल सियोल में एक नई पहचान बनाई बल्कि हायरी और झुनसू के रिश्ते को भी एक नई दिशा दी। उनका सफर दिखाता था कि कैसे प्यार, दोस्ती और सम्मान एक साथ मिलकर जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। यह एक अंत था, लेकिन साथ ही उनकी नई शुरुआत का पहला कदम भी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को।